हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। देखिए, संक्षेप या संक्षिप्त का मतलब आप समझते हैं ना, किसी भी चीज़ को शॉर्ट करना, छोटे रूप में लिखना। ठीक है, ये जो है आपका जैसे कि समास एमसीक्यूज में ही आएगा, है ना। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्या आंसर लिखेंगे आप? संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है, चलिए अब समास की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा है, समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या बता रहे हैं इसमें? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नए शब्द की रचना होती है उसे हम समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, घुड़सवार, पुस्तकालय आदि। चलिए अब हम समास से संबंधित कुछ चीज को समझते हैं। सबसे पहला देखो, समास रचना में प्रायः 2 पद या जिसको हम शब्द बोलते हैं होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। अभी मैंने जो आपको उदाहरण बताए हैं उसमें देखिए कि पूर्व पद क्या होगा? गंगा, घुड़, पुस्तक, ये सारे पूर्व पद हैं, तथा जल, सवार, आलय उत्तर पद हैं। आई बात समझ में? दूसरा है, समास रचना से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। मतलब जो शब्द का निर्माण होता है पूर्व पद और उत्तर पद को मिला के उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तीसरा है, समस्त पद के अंग को पृथक पृथक मतलब अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे घुड़सवार का विग्रह होगा घोड़े पर सवार, गंगा जल का विग्रह होगा गंगा का जल। चलिए अब हम समास के भेद को समझते हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, 5वां है द्वंद्व समास और 6वां है बहुब्रीहि समास। चलिए अब सबसे पहले हम तत्पुरुष समास को समझते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, तथा पूर्व पद मतलब पहला पद गौण अर्थात अप्रधान, गौण का मतलब क्या होता है? अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास का समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। देखो, मैंने जैसे आपको बताया ना कि कोई भी समास होगा उसमें 2 पद से मिलकर समस्त पद बनता है। तो किसी में उत्तर पद प्रधान, किसी में पूर्व पद प्रधान। तो इसमें उत्तर पद प्रधान है समास में, तत्पुरुष समास में, और पूर्व पद अप्रधान है। पर उन्होंने क्या बोला है कि पहला पद जो होता है तत्पुरुष समास का वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। इस समास में कारकी विभक्ति, आपने कारक जो पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को जो कारक विभक्तियां होती हैं, तो कारक विभक्ति को, से, के लिए, से, द्वारा, का, की, के, में, पर का लोप होता है। लोप होता है मतलब उससे हट जाती हैं। चलिए अब इसके उदाहरण को समझते हैं। पहला है रहा खर्च, मतलब रहा के लिए खर्च। तो क्या बताया गया है ऊपर आपको कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान। तो इसमें रहा के लिए नहीं, खर्च इसमें प्रधान है। ठीक है, रहा के लिए ये अप्रधान है। ठीक है, उसके बाद शरणागत, शरण में आगत या आया हुआ। तो मेन क्या प्रधान है? आया हुआ। ठीक है, शरण की अपेक्षा आया हुआ प्रधान है। फिर है धनहीन, मतलब धन से हीन। तो यहाँ हीन प्रधान है। ठीक है ना। तो देखिए, तत्पुरुष समास में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में ही आपका पेपर आता है ग्रामर पोर्शन का। तो समास का मैंने आपको पहला बताया कि एक पहला क्वेश्चन क्या बना कि संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है, अब तत्पुरुष समास का आपका क्वेश्चन जैसे आएगा कि किस तरीके से आएगा, तो इसमें एक इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा अप्रधान। ठीक है, ये आपको इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। या आपको तत्पुरुष समास की डेफिनेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसमें बताइए कि ये कौन से समास की डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपने देखा आगे कि समास के 6 भेद होते हैं, है ना।
हाँ, उसी प्रकार तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं जो कारकी विभक्तियों के लोप से बनते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। इसमें को विभक्ति का लोप होता है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, परलोक गमन, परलोक को गमन। देखिए परलोक को गमन, इससे समस्त पद बना परलोक गमन, इसमें को विभक्ति का लोप हो गया। नेक्स्ट है आपका यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें भी को विभक्ति का लोप हो गया। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, इसमें भी को विभक्ति का लोप हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, इसमें भी को विभक्ति का लोप हुआ। देखिए आपको वैसे तो कभी कभी बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी एक उदाहरण दे दिया, उसमें पूछा इसमें कौन सा समास है, मतलब उसके सब प्रकार नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इसमें जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया परलोक को गमन, है ना, इसका जो समस्त पद बना परलोक गमन, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तब आप इसमें कौन सा बताएंगे, कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें को विभक्ति का लोप हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष में से तथा द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब दो विभक्ति से और द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहला है धनहीन, धन से हीन, इसमें से विभक्ति का लोप हो रहा है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें भी से विभक्ति का वो हो रहा है। अब है नेक्स्ट बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, मतलब यहाँ बिहारी कवि की बात हो रही है कि उनके द्वारा जो रचना की गई है, ठीक है ना। फिर है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ तुलसीदास जी की बात हो रही है कि उनके द्वारा जो रचना की गई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है से तथा द्वारा विभक्ति का लोप होता है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बिल्कुल बता देंगे कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। अब इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर ये विग्रह है, लेकिन इसे समस्त पद बना तो के लिए क्या हुआ, इसमें से लोप हो गया, ये हट गया। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। इन सारे उदाहरणों से समझ में आया ना कि इसमें के लिए विभक्ति का लोप हुआ, तो ये कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। देखिए इसमें से विभक्ति का लोप होता है। से मतलब यहाँ अलग होने का भाव। देखिए से विभक्ति आपने करण तत्पुरुष में भी पढ़ा है, तो वहाँ से होता है संबंध स्थापित करना, और यहाँ जो अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति आ रही है, इसका मतलब होता है अलग होने का भाव दर्शाना, ठीक है। इसको मैं आप एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। पहला है ऋण मुक्त, मतलब ऋण से मुक्त, मतलब कोई व्यक्ति, ऋण मतलब होता है कर्जा, जिसको कर्जा है और वो उससे मुक्त हो चुका है, अलग हो चुका है, तो से यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है ना। नेक्स्ट है शक्तिहीन, शक्ति से हीन, मतलब किसी व्यक्ति की जो शक्ति है वो उससे छिन गई है, उससे अलग हो गई है, ठीक है। रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, रोग मतलब बीमारी, उससे मुक्त होना, अलग होना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष, ठीक है। देखिए इसमें का, की, के विभक्ति का लोप होता है, मतलब इसमें 3 विभक्ति दी हैं, का, की और के, इनका लोप होता है और उससे जो समस्त पद बनता है तो वो कौन सा कहलाता है, संबंध तत्पुरुष। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र जो है वो समास विग्रह है। जब इस विग्रह से हम समस्त पद बनाएंगे राजपुत्र, तो इसमें क्या होगा, का विभक्ति का लोप हो जाएगा। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, इसमें की विभक्ति का लोप हो गया है। फिर है आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, इसमें के विभक्ति का लोप हो रहा है, ठीक है, आई समझ में। नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष। देखिए अधिकरण तत्पुरुष में और पर, मतलब 2 विभक्ति, में और पर का लोप हो जाता है। चलिए इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, इसका समास विग्रह क्या हुआ, गृह में प्रवेश, तो जब इसका समस्त पद बना गृह प्रवेश तो उसमें से में हट गया, ठीक है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। नेक्स्ट है आप बीती, आप बीती मतलब स्वयं पर बीती, ठीक है। तो आप पर बीती, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, पर विभक्ति का लोप हो रहा है। आया आपको समझ में अच्छे से। चलिए यहाँ आपके तत्पुरुष समास के प्रकार समाप्त हुए, है ना, तत्पुरुष समास यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे समास के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है।
दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, ठीक है, पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी डेफिनेशन। लेकिन आपको अव्ययी भाव समास समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी कि अव्यय होते क्या हैं। ठीक है ना, तो अव्यय वे होते हैं जो किसी काल, लिंग या वचन में परिवर्तित नहीं होते हैं, एज इट इज रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो आप, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, आजन्म मतलब जन्म से लेकर। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि अव्यय सभी काल, लिंग, वचन में एक से रहते हैं। ठीक है ना, मैं आपको इसको समझा के बताती हूँ। चलिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिससे आपको अव्ययी भाव बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस मान लो है कि राम ने यथाशक्ति योगदान दिया। ये सेंटेंस किस काल का है? भूतकाल का। अब उसमें यथाशक्ति यूज हुआ है, अव्यय यूज हुआ है ना। अब दूसरा सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं कि राम यथाशक्ति योगदान दे रहा है, मतलब ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, पर उसमें यथाशक्ति अव्यय एज इट इज यूज हुआ है। जैसा भूतकाल में यूज हुआ था वैसे वर्तमान में हो रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम बोलें राम यथाशक्ति योगदान देगा, मतलब भविष्य काल का सेंटेंस है, लेकिन उसमें भी हम यथाशक्ति अगर रखेंगे तो एज इट इज रखेंगे, मतलब उनका किसी काल में परिवर्तन नहीं हुआ है। आए समझ में? यथाशक्ति भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों में एज इट इज यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें, जैसे यहाँ राम दिया है, अगर हम राम की जगह सीता को रखते हैं, मतलब राम पुल्लिंग है, अगर हम स्त्रीलिंग रखेंगे तो भी उसमें क्या होगा? यथाशक्ति एज इट इज ही यूज होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। चलिए, अगला समास है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, पहला पद विशेषण, देखिए कोई भी समास दो पद से मिलके बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब पहला पद और दूसरा पद मिलके। तो इसमें क्या बता रहे हैं कर्मधारय समास में कि पहला पद विशेषण है तथा दूसरा पद विशेष है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। देखिए, विशेषण और विशेष तो आप समझते हैं, है ना, क्या होते हैं विशेषण और विशेष। जैसे विशेषण का मतलब होता है विशेषता, और विशेष मतलब वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी विशेषता बताई जाए। चलिए, अब इसके उदाहरण को समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है नील गाय, इसका विग्रह होगा नीली है जो गाय। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बताया गया है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। तो नील गाय मतलब गाय कैसी है? नीली है, तो नीली उसकी विशेषता है और गाय क्या है? विशेष है। आया आपको समझ में कि विशेषण और विशेष। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए महाजन, महान है जो जन। ठीक है, तो महान उसकी विशेषता है और जन मतलब लोग। ठीक है ना, वो विशेष हैं। ठीक है, नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता कैसी है कि वह नीला है। आया आपको समझ में कर्मधारय समास की पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, बहुत इजी है इस समास को समझना। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। चलिए, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जिस सामासिक शब्द या जिसे हम कहते हैं समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण है उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, कोई भी समास दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, मतलब जिसमें गिनती आती हैं 3, 4, 5 इस तरीके से गिनती आती है और वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? द्विगु समास। चलिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। तिरंगा, तिरंगा मतलब इसका विग्रह है 3 रंगों का समूह। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह। देखिए, इसमें ती का अर्थ है 3, तो पहला पद क्या हुआ? संख्यावाची विशेषण। आई समझ में कि उसमें डेफिनेशन ही है आपकी कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तो वह द्विगु समास होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये द्विगु समास है। नेक्स्ट उदाहरण है पंचामृत। पंचामृत मतलब से पंच वर्ड आया, गिनती आई ना 5, पंच मीन्स 5, तो इसका विग्रह है 5 अमृतों का समूह। फिर है आपका चौराहा, चौ मतलब 4, मतलब 4 राहों का समूह, ये इसका समास विग्रह है।
सबसे इजी समास है ये समझने के लिए आपको। आई समझ में? द्विगु समास सबसे इजी समास है कि जिसमें आप देख लोगे कि पहला जो पद है वो संख्या के रूप में आया है, गिनती के रूप में आया है, तो वहाँ बिल्कुल आप लिख देंगे द्विगु समास। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए द्वंद्व का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्वंद्व मीन्स होता है युद्ध। और युद्ध कब होता है? आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजाओं का युद्ध कब होता था? जब वो दोनों बराबरी के रहते हैं, दोनों पक्ष, तो वहाँ द्वंद्व होता है कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है ये कहना मुश्किल होता है। तो उसी के उदाहरण से हम समझेंगे द्वंद्व समास को। देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चयबोधक शब्दों और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो गया हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और जब इसमें समुच्चयबोधक शब्दों का लोप हो जाता है तो समस्त पद में योजक चिन्ह लगता है। सबसे बड़ी पहचान योजक चिन्ह लगता है। आपने और, अथवा, एवं ये आपके जो समुच्चयबोधक शब्द हैं, जब हम विग्रह करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम इससे समस्त पद बनाएंगे तो वो योजक शब्द हट के, समुच्चयबोधक शब्द हट के उसमें हम योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना। और क्या बताया इसमें कि दोनों पद प्रधान है। जैसे अभी तक आप किसी में पढ़ रहे हैं, किसी में पहला पद प्रधान है, किसी में दूसरा पद प्रधान है, लेकिन द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। चलिए इसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे पहला उदाहरण है आपका अपना पराया। इसका विग्रह होगा अपना और पराया। तो विग्रह में कौन सा समुच्चयबोधक शब्द यूज हुआ है? और। लेकिन जब हम इसका समस्त पद बना रहे हैं तो वो और हट के क्या लग जा रहा है? योजक चिन्ह। इस समास की सबसे बड़ी पहचान है कि आपको अगर वर्ड दिया है तो आप योजक चिन्ह देख रहे हैं। ठीक है ना। और आपको योजक चिन्ह देखने के बाद ये लग रहा है कि इसमें दोनों पद प्रधान है, तो बिल्कुल आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट उदाहरण है स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक के बीच में योजक चिन्ह लगा क्योंकि समस्त पद है। जब हमने इसका विग्रह किया तो स्वर्ग और नरक। ऐसे ही दिया है हानि लाभ, तो हानि और लाभ। गंगा जमुना, गंगा और जमुना। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका समास है बहुव्रीहि समास। चलिए इसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर, क्या बोल रहे हैं? जिस समास में दोनों पद मतलब उत्तर और पूर्व पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? किसी में पहला पद, किसी में दूसरा पद, और किसी समास में दोनों पद प्रधान है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या बता रहे हैं कि ना तो पहला पद प्रधान है और ना दूसरा पद प्रधान है। कौन सा? कोई अन्य या तीसरा पद इसमें प्रधान है, तो वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना। चलिए मैं इसको आपको उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। बहुव्रीहि समास का पहला उदाहरण है लंबोदर। इसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश जी। तो ना तो यहाँ तो लंबा प्रधान है ना उदर। उदर मीन्स होता है पेट, तो क्या प्रधान है यहाँ पे? गणेश जी, मतलब तीसरा पद प्रधान है इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका चतुरानंद। तो चार हैं आनंद जिनके, आनंद मीन्स सर, तो चार आनंद किसके हैं? ब्रह्मा जी के। तो ना तो यहाँ चार प्रधान है ना आनंद प्रधान है। प्रधान क्या है? ब्रह्मा जी, तीसरा पद। ठीक है। नेक्स्ट है घनश्याम। घन के समान श्याम। घन मतलब आप समझते हैं जो काले काले बादल होते हैं, है ना, तो कितने काले रहते हैं। तो घन के समान मतलब काले बादल के समान जो श्याम या सांवले हैं, तो क्या होंगे? श्री कृष्ण। तो घन के समान श्याम है जो अर्थार्थ श्री कृष्ण। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिनका। नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तो ना तो नील प्रधान है ना कंठ प्रधान है। प्रधान कौन है? शिव जी। तो नीला है कंठ जिनका अर्थार्थ शिव जी। ठीक है। चलिए हमारे 6 प्रकार के समास तो कंप्लीट हो गए हैं, पर कुछ समास ऐसे हैं जिनमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज होते हैं, जो आपको मैं समझा देती हूँ। ठीक है ना, ताकि इसके बाद आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए सबसे पहले हम कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में अंतर को समझते हैं। ठीक है। देखिए समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हमको इन दोनों का अंतर समझना है तो हमें इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। मतलब हम विग्रह के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। यही पढ़ा है ना आपने कर्मधारय समास के बारे में।
तो इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। तो मैं इसको अब एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर जो समस्त पद है या जो ये शब्द है, ये आपका कर्मधारय समास में भी आता है और बहुव्रीहि में भी आता है। तो पहले हम कर्मधारय समास के हिसाब से समझते हैं। जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर में लिखो, पीत क्या है? विशेषण। पीत का अर्थ होता है पीला, पीत का मतलब होता है पीला, तो ये विशेषण है। और अंबर क्या है? विशेष है। अंबर का मतलब होता है कपड़े। देखिए, वैसे अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक अंबर होता है आसमान और दूसरे का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़े। तो पीत है जो अंबर, अंबर की विशेषता क्या बता रहे हैं? वो पीले हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए, अब बहुव्रीहि समास को हम समझते हैं। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। ठीक है ना, जो समस्त पद है वो किसी संज्ञा का विशेषण का कार्य करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था बहुव्रीहि समास में कि लंबोदर है ना, तो लंबोदर का क्या था? लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश जी। तो यहाँ गणेश जी क्या है? संज्ञा है और लंबोदर उनका विशेषण है। ठीक है ना, तो अब ऐसे ही हम पीताम्बर को विग्रह करके समझते हैं। जैसे पीताम्बर दिया है तो पीले अंबर हैं जिसके अर्थार्थ श्री कृष्ण है ना, तो यहाँ श्री कृष्ण क्या है? संज्ञा है और पीताम्बर जो समस्त पद है वो उनका विशेषण का कार्य कर रहा है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। हम सिर्फ विग्रह के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि दोनों में किस तरीके से अंतर को हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना, आप इसके और अन्य उदाहरण देखिए और उसके विग्रह को देखिए और समझिए, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार हम द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर को समझेंगे। देखिए, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष है। ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का कार्य करता है, पूरा पद ही विशेषण है, इसमें पहला और दूसरा पद नहीं होता है, संपूर्ण पद ही विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे उदाहरण भी है जिन्हें दोनों समास में रखा जा सकता है, सिर्फ हमें उन्हें विग्रह करके ही समझ सकते हैं कि ये द्विगु समास है कि ये बहुव्रीहि समास है। चलिए, इसका पहला उदाहरण है चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम इसको द्विगु समास के अकॉर्डिंग विग्रह करेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज है ना, वो द्विगु समास में भी आ सकता है और बहुव्रीहि समास में भी आ सकता है। तो द्विगु समास के हिसाब से इसका विग्रह होगा चार भुजाओं का समूह, और बहुव्रीहि समास के हिसाब से इसका विग्रह होगा चार भुजाएं जिसकी अर्थार्थ विष्णु। आया समझ में कि चतुर्भुज दोनों समास में आ रहा है, लेकिन हम इसको उसके विग्रह के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं कि कौन सा द्विगु समास है और कौन सा बहुव्रीहि समास है। इसको एक उदाहरण से हम और समझ लेते हैं। जैसे वर्ड आया आपका त्रिनेत्र। ठीक है, तो द्विगु समास के हिसाब से इसका विग्रह होगा तीन नेत्रों का समूह, और बहुव्रीहि समास के हिसाब से इसका विग्रह होगा तीन नेत्र हैं जिसके अर्थार्थ शिव जी। मतलब त्रिनेत्र वर्ड आपका द्विगु समास में भी आ सकता है और बहुव्रीहि समास में भी आ सकता है, लेकिन हम इसको विग्रह के अकॉर्डिंग समझ पाएंगे कि द्विगु समास कौन सा और बहुव्रीहि समास कौन सा है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये समास बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।